बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजोनेंस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो रेजोनेंस ना पढ़ें या ये ना आए तो एक बहुत मायूब सा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी स्टेबिलिटी के अंदर, उनकी एग्जिस्टेंस के अंदर, उनके रिएक्शन के अंदर इनका एक बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, why resonance is so important? Because a number of the organic compound cannot be accurately represented by one structure. हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको हम सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या अगर हम इसको यूँ कहें, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल स्ट्रक्चर एज ए वेटेड एवरेज ऑफ द टू आर मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ द टू स्ट्रक्चर, यानी कि टू स्ट्रक्चर का जो वेटेड एवरेज है, ठीक है, वो लें तो जो उसका या मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज़ ए phenomenon in which we draw the actual structure of the compound on the basis of the chemical and physical properties। ठीक है, in which we draw the actual structure of the compound। ये क्या है जी? actual structure of the compound, actual structure of the compound on the basis of the chemical and physical properties, on the basis of physical and chemical properties, chemical and physical properties is called resonance। ठीक है, तो ये है इसका, इस तरीके से हम डिफरेंट जो वेटेड एवरेज स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और उन स्ट्रक्चर्स की बेस के ऊपर फिर हम उसकी नेक्स्ट केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। यानी कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन डिफरेंट स्ट्रक्चर का डिफरेंट इम्पेक्ट होता है किसके ऊपर? उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो द स्ट्रक्चर विच आर helpful, the structure which are helpful to construct the actual structure, is called canonical form, and real structure is called resonance hybrid।
जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। और जो रियल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में जो स्ट्रक्चर उसकी हेल्प करते हैं उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं या कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। तो इसकी अगर हम एक कॉमन सी एग्जांपल भी ले लें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि आपको नहीं पता कि आपको नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता कि एक न्यू टाइप का कोई भी न्यू टाइप का एक पॉट बना हुआ है, एक बर्तन है। आप आकर लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस बर्तन की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिज़्ज़ा मेकर हो, तो उस पिज़्ज़ा मेकर की आपके पास एक एग्ज़ाम्पल होगी, आप कहेंगे एक पिज़्ज़ा मेकर मशीन है जो बहुत ही हेल्पफुल है और वो पिज़्ज़ा बनाने में बहुत ही आसानी से पिज़्ज़ा बना लेती है और थोड़ा सा टाइम उसके ऊपर लगता है, कुछ ज़्यादा उसके में हमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो अब आप आपसे वो कोई बंदा हो रहा है जिसको आप बता रहे हैं और वो नहीं, उसने पिज़्ज़ा मेकर नहीं देखा हुआ, वो आपसे पूछेगा कि वो कैसा है, तो वो उसकी आप एक शेप बना के दिखाएंगे अपने एक माइंड से उन चीज़ों के साथ जो चीज़ें जिन चीज़ों से वो ऑलरेडी वाकिफ़ है, जिन चीज़ों को वो बखूबी पहले ही जानता है। जैसे कि आप उसे बताएंगे कि जस्ट लाइक नीचे उसके एक ट्रे होगी, उसके ऊपर एक इस तरीके का बड़ा सा पॉट बना हुआ होगा, जिस तरह का एक ढक्कन है, उसमें किस तरीके का एक रॉड लगा हुआ है। वो रॉड क्या है, बिल्कुल ऐसे ही आप कहेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है और वो उसको टेम्परेचर जस्ट लाइक दिस कि आप एक तस्वीर खींचते हैं। अब ये सारी चीज़ें उसको क्या कर रही हैं, उसको एक्चुअल पिज़्ज़ा मेकर तक जो एक्चुअल चीज़ है वहाँ तक लेके जा रही हैं। अब बाकी जितने भी आपने इसके अंदर रेफरेंस यूज़ किए हैं वो सारे के सारे रेफरेंस क्या हैं, वो क्या हैं, इसके कैनोनिकल फॉर्म हैं। और जो एक्चुअल पिज़्ज़ा मेकर की मशीन है वो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। अब आप लोगों को मैं कोई अभी नई चीज़ नहीं, मैं जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वो आपको कुछ एक दिखाना चाहता हूँ। केमिस्ट्री में आप लोगों ने बेंजीन के बारे में पढ़ा था और आपने इस बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में एफएससी में पढ़ के आए हैं। आप बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर वहाँ पर आपने पढ़े थे। स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे और इन पांचों में क्या डिफरेंस था मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा ज़रा गौर से बिल्कुल। ये वाले 5 स्ट्रक्चर्स आप ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं एफएससी के अंदर। इनमें से ये जो पहले 2 स्ट्रक्चर हैं और ये 3 नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हैं इनको फर्दर आप डिवाइड कर देते थे और आप ये कहते थे कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं और ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं ये डिवार्स के स्ट्रक्चर हैं। ये किसके हैं, डिवार्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेंजीन, और ये क्या है, कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। अब ये इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने पढ़ा कि ये जो पांचों के पांचों स्ट्रक्चर हैं इनमें से कोई भी बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई भी बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ना कैक्यूल और ना ही डिवार्स। अब ये पांचों के पांचों जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या हैं, ये उसकी कैनोनिकल फॉर्म है। ये क्या है, बेंजीन की कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। और जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है कि आप उसमें ये बॉन्ड लगाने की बजाय आप उसमें सर्कल बनाते हैं और आप ये कहते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और ये क्या है, ये पांचों इसकी कैनोनिकल फॉर्म हैं। ये पांचों क्या हैं, इसकी कैनोनिकल फॉर्म हैं। अब कैक्यूल की जो ये स्ट्रक्चर हैं आप इन दोनों स्ट्रक्चर को ले लें
और कहीं पर भी आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो तो आप बेंजीन की बजाय अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा कर देते हैं तो आपका जो रिएक्शन है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो सही कंसीडर होता है। लेकिन अगर आप डिवार्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो ये डिवार्स के स्ट्रक्चर को सही कंसीडर नहीं किया जाता। अब ऐसा क्यों है? इसलिए हैं ये भी कैनोनिकल फॉर्म, हैं ये भी बेंजीन की कैनोनिकल फॉर्म, ये भी बेंजीन की कैनोनिकल फॉर्म है। लेकिन जो बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इनकी सिमिलरिटी उनके साथ ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द दिस। इनमें से ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं डिवार्स के, हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है? और ये है 7.3% डिवार्स के स्ट्रक्चर की। ठीक है, 7.3% किसकी है? डिवार्स के स्ट्रक्चर। तो हम ये साथ लिख देते हैं, ईच स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट 7.3% इन द बेंजीन। तो बेंजीन के जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में इसकी कंट्रीब्यूशन है 7.3 और ये 3 है, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन हो गई वो हो गई ऑलमोस्ट 22%। डिवार्स की टोटल स्ट्रक्चर जो है इससे सिमिलर रखती है, यानी कि डिवार्स की तीनों स्ट्रक्चर की जो कंबाइन होकर प्रॉपर्टीज़ हैं वो 22% कंबाइन होकर उससे सिमिलर हैं। लेकिन अगर आप एक किसी इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 7.3% एक्चुअल बेंजीन के स्ट्रक्चर से मैच करती हैं। लेकिन ये जो केक्यूल के स्ट्रक्चर हैं इनमें से इन दोनों की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और ये होती है 39 पॉइंट ईच, 2 हैं तो ये हो जाएगा 78%। यानी कि केक्यूल की ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है वो 78% है जबकि इसकी 22% है। तो एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि आप केक्यूल के स्ट्रक्चर को अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर की जगह पे लिख देते हैं तो उसको सही क्यों कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर आप डिवार्स का स्ट्रक्चर लिख देते हैं तो उसको सही कंसीडर क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसकी 78% प्रॉपर्टीज़ बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर से मैच करती हैं जबकि इसकी ओनली 22% मैच करती हैं। तो जिसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उससे मैच करती हैं वही उसको गुड वेल एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इस स्ट्रक्चर को आप लिखें तो ये ठीक, इसको आप लिखेंगे तो इसको सही कंसीडर नहीं किया जाता। हालांकि ये भी क्या है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब ये वाले जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं पहले के अब इसको देखते हैं कि इनकी कंट्रीब्यूशन कम क्यों है और इनकी ज़्यादा क्यों है। आपको पता है कि जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर वो क्या है, पहले हम चलते हैं इसकी तरफ कि ये जो दोनों हैं ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन के क्यों नहीं हैं। अब वो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के साथ लेट्स सपोज हमारे पास ये एक 6 मेंबर रिंग है और इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, एक क्या है, डबल बॉन्ड है। H2 इस रिएक्शन का आपको पता है, आपने पहले पढ़ा होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं, आप इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। जब आप हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे तो क्या होगा कि ये जो अनसेचुरेशन है यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऐड अप हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म भी बताता हूँ, देखिएगा कि ये है 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर था आपके पास पाई बॉन्ड और ये है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये वाला पाई बॉन्ड, इसके अंदर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये होगा क्या कि ये बॉन्ड टूटा और ये अगर फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गई, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखिएगा बेटा जी, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐड अप हो गए और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों कार्बन के दरमियान शेयर थी ना, तो इसके ऊपर क्या हो गई, डेफिशिएंसी। और ये लें, ये हाइड्रोजन यहाँ पर थे और अब क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ गई और ये जाके इधर अटैच हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली हमारे पास ये फिर आ जाएगा इस तरीके से कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड अप हो गया, दूसरा यहाँ पर ऐड अप हो गया। और इसी को अगर हम देखें तो ऐसे भी लिख लें आप कि ये लें जी, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, और ये लें जी ये हाइड्रोजन, सेकेंड वन हाइड्रोजन, और ये लें जी। अब इसमें क्या हुआ कि ये क्या है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग है। यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन है। ये क्या है, ब्रेकिंग है। ये क्या है, यहाँ पर फॉर्मेशन है। बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ये क्या है, ब्रेकिंग है। तो इस तरीके से इसमें ये ब्रेकिंग फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होती है। कैटलिस्ट इसमें रोल प्ले करता है। कैटलिस्ट जो है वो प्लेटिनियम या लेड वगैरह हो सकता है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। फ़ायदा ये हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड है भाई, यहाँ पर भी जैसे हाइड्रोजन अवेलेबल तो हैं, हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब हमें फ़ायदा इसमें क्या हुआ, फ़ायदा ये होगा इसके अंदर कि इसमें अनसेचुरेशन से सेचुरेशन आएगी, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, और एनर्जी जो रिलीज़ करेगा वो होगी 120 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इतनी एनर्जी इसके साथ रिलीज़ करता है, क्योंकि पाई बॉन्ड आपको पता है कि अनस्टेबल होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्टेबल होता है। अब देखिए पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया इसमें किसके अंदर जाके, सिग्मा के अंदर। जब ये पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, स्टेबल हुआ। जब स्टेबल हुआ तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, और जो इंटरनल एनर्जी रिलीज़ हुई वो कितनी है, 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें रिलीज़ हुई। अगर हमारे पास ये एक पाई बॉन्ड था, हमारे पास हेक्सेन था, ये हमारे पास हैं जी 2 पाई बॉन्ड। जाहिर बात है एक पाई बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन और 2 पाई बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, और हमारे पास ये 6 मेंबर सेचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन बन गया। जब ये 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन बना, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गए और 2 हाइड्रोजन इधर जाके ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पर, एक इधर, एक यहाँ पर ऐड अप हो गया, एक इधर ऐड अप हो गया। चारों हाइड्रोजन यहाँ पे खप गए, प्लस स्टेबिलिटी आई, एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी रिलीज़ होती है 231 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 231। अब सिंगल जब हमारे पास पाई बॉन्ड था तो एनर्जी कितनी थी बेटा जी, याद रखिएगा 120, और जब डबल हो गया तो 120 का डबल क्या होता है, 240, तो ये 231 है, ऑलमोस्ट करीब करीब ही है उसके। तो बिल्कुल ठीक है कि जब ये हम इसको लेके जाते हैं 13 साइक्लोहेक्साडाइईन को हम हेक्सेन में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर 231 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसी तरह अगर हमारे पास 3 बॉन्ड होंगे तो एनर्जी 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी रिलीज होनी चाहिए, 360। एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए, 360 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ठीक है। जब यानी कि हम 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सा 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन जो है उसको देखते हैं तो उसकी एनर्जी फिर इतनी रिलीज़ होनी चाहिए। और लेकिन जब हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन की देखते हैं, ठीक है, तो बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो कितनी है जी, वो है 208 किलो जूल पर मोल। इट्स मीन क्या मतलब है इसका कि ये तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। अगर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर बेटा जी यही है,
फिर तो एनर्जी यही होनी चाहिए। लेकिन जब हम बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टडी करते हैं वो तो 208 है, बेंजीन की 208 किलो जूल पर मोल है। लेकिन जब हम ये ले रहे हैं 1 साइक्लोहेक्साट्राईन की या 13 साइक्लोहेक्सा डाई ट्राईन की या टेट्रा ट्राई या ट्राईन की, ठीक है, तो क्या होता है कि एनर्जी उसी हिसाब से फिर डबल होनी चाहिए जैसे इस तरीके से है। लेकिन बेंजीन के केस में एनर्जी इतनी कम क्यों रिलीज़ होती है? अब होता क्या है, मैं आपको पहले एक ग्राफ सा बना के दिखाता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएं। और जब तक ये समझ नहीं आएगी आगे जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। यानी कि ये था आपके पास, इधर देखिए, आपके पास था जी ये वाला लेवल जहाँ पर हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग है। सबसे पहले हमारे पास थे जी 1 साइक्लोहेक्सीन, ये थी, इसने एनर्जी रिलीज़ की और ये एनर्जी रिलीज़ करके यहाँ पर आ गया ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो एनर्जी जो इसने रिलीज़ की और चलें एक मिनट, मैं इसको ज़रा एक और तरीके से बनाता हूँ, डिफरेंट तरीके से। जी मैं यहाँ पे वही ग्राफ बना रहा हूँ। ये जो लेवल है ये है जी साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन यानी कि 6 मेंबर साइक्लिक रिंग जो है वो इधर है। एनर्जी हमारे पास से रिलीज़ होती है यहाँ पर, उम्मीद है आपको सारा नज़र आ रहा है जी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज़ होती है बेटा जी 120 और फिर रिलीज़ होती है 240 और फिर रिलीज़ होनी चाहिए 360, ठीक है। यानी कि देखें यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज़ करे अगर 360 तो साइक्लोहेक्सेन में जाके ये कन्वर्ट होगा। जब ये डाईईन था साइक्लोहेक्सा डाईईन, तो इसने एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए 240, तो 231 करता है, कोई बात नहीं, हो सकता है। और जब ये हेक्सेन था यानी कि 1 इसके अंदर पाई बॉन्ड था तो इसने एनर्जी रिलीज़ की थी 120 और ये इसी लेवल के ऊपर आया था। लेकिन बेंजीन कितनी एनर्जी रिलीज़ करके सैचुरेटेड रिंग में कन्वर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखें ज़रा कि बेंजीन साहब जो हैं वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, इधर बनाता हूँ मैं ज़रा अलग से। बेंजीन जो एनर्जी रिलीज़ करता है वो जनाब यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करके स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये ग्राफ तो आपने देख लिया। हमारे पास जो टारगेट है इसमें साइक्लोहेक्सेन का टारगेट है कि हम साइक्लोहेक्सेन बनाना चाह रहे थे। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन तो ऐसे बन गया इसका और बन जाएगा, लेकिन इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 120 है, इसकी 231 है। जब 2 पाई बॉन्ड होते हैं, जब 3 होंगे तो जाहिर बात है वो 120 मल्टीप्लाइड बाई 3 तकरीबन 360 ऑलमोस्ट होनी चाहिए।
अगर हम ये कहें कि ये जो है इस तरीके का एक्चुअल बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, तो फिर इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 208 होनी चाहिए या फिर इसकी 360 होनी चाहिए। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कि ये जो केक्यूल का स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं है, क्योंकि केक्यूल के अगर स्ट्रक्चर में हम देखें तो 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 360 किलोजूल पर मोल है, जबकि बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो वो 208 है। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ही केक्यूल का कोई भी स्ट्रक्चर होता तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी 208 ही होनी चाहिए थी, तो वो इसकी 208 नहीं है। सो दैट्स वाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से एक तो ये पता चल गया कि केक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा जी नहीं है, तो एक्चुअल वो बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, हाँ उसका ये क्या है, उसका कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि बेंजीन की फिर इतनी एनर्जी लो क्यों है, कि यानी कि ये इसके अंदर 2 बॉन्ड और इसके अंदर हम 3 बॉन्ड देखते हैं अल्टरनेट वे में, तो इसकी जो देखें इसके बराबर भी नहीं है। ये 231 है, ये 208 है, इसकी एनर्जी उससे भी लो है। इसके अंदर इट्स मीन कि ये इसके कंपैरेटिव पहले ही स्टेबल था, ये इसके कंपैरेटिव पहले ही स्टेबल है। ये 208 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ये 360 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 208 जब रिलीज करेगा तो इसका मतलब है इसका और इसका एनर्जी गैप भी इतना ज़्यादा है, और जब एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है तो स्ट्रक्चर एक कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता फिर तो। ठीक हो गया जी, सही। सवाल अभी हमारा एक जो क्वेश्चन है वो रिमेनिंग है, और वो यही था कि फिर इसकी एनर्जी लो क्यों है। इसकी एनर्जी लो इसलिए है कि इसमें ये जो 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ये तीनों पाई बॉन्ड फिक्स नहीं होते, ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड फिक्स नहीं होते। और ये होते फिर कैसे हैं, ये इन अल्टरनेट वे में ऑलवेज उसके अंदर मूव करते रहते हैं। ये ऑलवेज इनकी जो मोशन है इसको एक्स्ट्रा ऑर्डरली स्टेबल करती है, और उसमें 152 किलो जूल का डिफरेंस पड़ जाता है केक्यूल स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ये इनकी जो हमेशा इनकी जो कंटिन्यूसली इस पाई इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो इसको स्टेबल करती है, और वो 208 इसलिए इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेबल होती है, और इसी वजह से इसकी ये एनर्जी भी लो होती है, और इसकी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये तो डिसाइड हो गया ना हमारा। तो एक पॉइंट अभी रहता है, उसको मैं पहले कर लूँ फिर आगे चलता हूँ, बल्कि इसकी अब डेफिनेशन साथ कर देता हूँ। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? The difference in energy between the resonance hybrid and canonical form is called resonance energy. The difference in between the resonance hybrid and canonical form 208 और 360, ये 360 क्या है? बेंजीन की कैनोनिकल फॉर्म है। ये क्या है? बेंजीन की कैनोनिकल फॉर्म है। इस कैनोनिकल फॉर्म और एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहती हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन उसके डिवार्स और इसका तो हमने अभी देख लिया। तो अब हम ये डिवार्स के स्ट्रक्चर को अगर लिखें तो ये क्यों सही स्ट्रक्चर नहीं माना जाता फॉर द बेंजीन, और जबकि इसको सही माना जाता है। एक तो कंट्रीब्यूशन भी आपने उसकी वो तो देख ली। नंबर 2, अगर आप यहाँ पर फिज़िकली भी देखें तो देखें ये जो पाई बॉन्ड है ये इसकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम, यहाँ पे ये शिफ्ट हो सकता है, ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ये इधर शिफ्ट हो सकता है। यानी कि ये अगर चाहे पाई बॉन्ड तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इधर शिफ्ट हो सकता है, और हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बॉन्ड लेंथ डिफरेंस है इस बॉन्ड लेंथ से, ये बॉन्ड लेंथ डिफरेंस है इस बॉन्ड लेंथ से, और ये भी सिमिलरली ऐसे ही है। तो जब इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है तो इस बॉन्ड को हम ले जाके इधर फिट नहीं कर सकते, ना ही इसको उठा के इधर लिख सकते हैं,
ना इसको इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना भाई, शिफ्टिंग उसी की होगी जब उसकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, उसका बॉन्ड एंगल सेम होगा। तो यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं है। प्लेन भी यहाँ पर तो आई थिंक डिफरेंट में भी हो जाए, ठीक है, लेकिन ये देखिए मेन जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, इसकी अल्टरनेट वे में किसी और जगह के ऊपर जाके ये फिट नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई अगर आप इसको लिखेंगे तो ये तो फिर इसमें तो मूवमेंट ही शो नहीं हो रही। और हमारा जो मकसद है वो तो यही है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर वो है जिसमें अल्टरनेट वे में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा इन फॉर्म ऑफ मोशन होती है, और इन फॉर्म ऑफ मोशन हम इसके अंदर शो कर सकते हैं। दैट्स वाई अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें तो ये ठीक है। हम ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ मोशन इसमें शो नहीं कर सकते। अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें तो ये फिर इसलिए गलत होता है। अब रेजोनेंस का एक मैंने ये एक सिंबल यूज़ किया, इसको मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेजोनेंस का ये वाला सिंबल है, अगर आपने दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बनाए हैं, सिंबल नहीं बनाया, तो इट्स मीन आपके स्ट्रक्चर गलत हैं। या आपने स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर तो ठीक बनाए हैं, लेकिन अगर आपने उस स्ट्रक्चर में उस रेजोनेंस का जो एरो है वो ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये गलत है। या आपने ऐसे बना दिया, ये भी गलत है। भाई ये एरो जो हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन के हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के, या आप ऐसे शो कर दें, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। और अगर आप नहीं लिखेंगे फिर तो गलत ही गलत होगा। तो सही सिंबल क्या है? सही सिंबल ये है कि आपने ये डबल हेडेड एरो बनाना है। ये बेंजीन का स्पेसिफिक सिंबल है। अगर आप स्ट्रक्चर्स के दरमियान इस तरह का सिंबल नहीं बनाएंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही कंसीडर नहीं होगा। तो ये इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको रेजोनेंस से रिलेटेड करवाया है, ठीक है, कि रेजोनेंस क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेट होती है, कैसे ये आगे चलती है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको एक्सप्लेन की हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा वीलॉग होगा उसमें हमने डिस्कस करना है रूल्स ऑफ द रेजोनेंस, कि रेजोनेंस के रूल्स क्या हैं, उनको हम बस शॉर्टली देखते इंशाल्लाह ताला आगे मूव करेंगे। और रेजोनेंस के ऊपर नेक्स्ट हमारा जो 2-3 लेक्चर और बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम इसको फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस का सिंबल और ये इनका कंपैरिजन, और ये क्यों ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें अभी हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं। तो इसको आप पढ़ें बेटा जी, क्वेश्चंस को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको आएंगे नहीं, और जब तक आप उससे रिलेटेड आंसर नहीं करें आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन का, तो आप सीखेंगे नहीं। तो क्वेश्चन किया करें, और ये जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भी आप क्वेश्चन अपने दे सकते हैं, ठीक है। तो ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।